नमस्कार। संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और संवाद में आज हमारे साथ हैं रामनाथ ठाकुर। आपका संसदीय जीवन 36 वर्षों का है। आप अपने सियासी संघर्ष में करीब 12 बार जेल गए हैं और सबसे खास बात यह है कि आप जननायक कर्पूरी ठाकुर के सुपुत्र हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी में। धन्यवाद। सबसे पहले एक पुत्र से जो सवाल पूछा जाना चाहिए, मैं वहीं से शायद शुरुआत करना चाहूँगा। आपके पिताश्री जो आपको बनाना चाहते थे, आप वो बन पाए? श्रद्धेय श्रेष्ठ जी, आपने ये प्रश्न बहुत भावुक रूप में पूछा है। वो जो उनकी पारिवारिक स्थिति थी, जिस माहौल में उनका जन्म हुआ होगा और किस तरह वो पढ़े लिखे और परिवार को न देख करके वो राजनीति के स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। बिल्कुल। आज़ादी के बाद मेरा जन्म हुआ। उनकी शादी के 16 वर्षों के बाद वो मुझको पढ़ाना चाहते थे, अच्छी शिक्षा देना चाहते थे। इस उम्मीद के साथ हम तो परिवार को नहीं देख पाए। ये रामनाथ देखेगा, कोई सर्विस करेगा तो हमारे माता पिता को भी देखेगा, अपनी माँ को भी देखेगा और हमारे भाई और पिताजी को भी देखेगा। ये उन्होंने 1968 में कहा था कि रामनाथ, हम तो नहीं कुछ कर पाए अपने परिवार के लिए, लेकिन तुम पढ़ने में तेज हो, तुम स्वस्थ हो, तुम्हारी बौद्धिक क्षमता अच्छी है, इसलिए तुम खूब पढ़ो और नौकरी करो और मेरे माता पिताजी को भी देखना, मेरे भाई को भी देखना, मेरे भावों को भी देखना और उसके साथ साथ तुम अपनी माँ को भी देखना। ये मेरी प्रबल इच्छा है। जब मैं मैट्रिक की परीक्षा साइंस कॉलेज पटना में जब मेरा एडमिशन हो गया था, मैं मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ था। साइंस कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया था, लेकिन उन्होंने तो कहा, मैंने सुना, मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हम राजनीति में आ गए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, एस.एम. जोशी, राम सेवक यादव, राजनारायण, अच्युत पटवर्धन, नाथ पै के विचारों से मैं प्रभावित हो गया। तो मैं जेल गया, राजनीति में आ गया। तो यह उम्मीद नहीं थी कि हम भी कुछ होंगे, लेकिन राजनीति में आ गया। उनके मरने के बाद मुझको पार्टी ने एमएलसी बनाया। चुनाव से, विधायक लोग चुनाव करते हैं वोट दे करके, उसमें मुझको 31 वोट मिले थे 1988 में। 6 मई 1988 को मैं शपथ ग्रहण किया था एमएलसी का। 12 वर्षों तक मैं एमएलसी रहा। उसमें मैं 90 से 95 तक मंत्री रहा। उसके बाद गरीबी सेवा, और लोगों ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की खेती बहुत बड़ी है, राजनीतिक खेती बहुत बड़ी है, उनका राजनीतिक परिवार बहुत बड़ा है। इस चीज़ को ध्यान में रखना और उनकी खेती बाड़ी को, राजनीतिक खेती बाड़ी को ठीक से
रखना और ठीक से चलाना। यूं तो हर बेटा अपने बाप पर गर्व करता है, लेकिन जन नायक कर्पूरी ठाकुर जैसा पिता वो तो हर पुत्र को नहीं मिलता है। तो मैं गौरवान्वित भी हूँ कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का मैं बेटा हूँ। मेरी एकेडमिक करियर खूब ठीक नहीं है, लेकिन वो अध्ययनशील थे, वो विचारवान थे, वो व्यवहारिक थे। सुना है एक जगह खड़े होकर 5 घंटे तक भाषण दे लेते थे स्टूडेंट लाइफ में और राजनीतिक जीवन में भी। राजनीतिक जीवन में। तो उस चीज़ को मैंने धारण किया, मैंने अपने आप में किया। मैं प्रति वर्ष 3,000 रुपये का मैगजीन, किताबें, अच्छी किताबें, लेटेस्ट किताबें मैं खरीदता हूँ। क्या बात। हाँ, मैं उसको पढ़ता हूँ और उस पर मैं विचार करता हूँ। आपने सुना होगा, मेरे राज्यसभा में भाषण सुने होंगे, मेरे प्रश्न देखे होंगे, और मैं वो उसी अध्ययन से निकलते हैं। उसी अध्ययन से मैं जो कुछ काम करा पाता हूँ, मैं अपनी बौद्धिक क्षमता के मुताबिक, अपनी व्यवहारिकता के अनुसार मैं उसको। ठाकुर साहब, सभी माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ छोड़ कर जाते हैं। आपको क्या लगता है वो कौन सी ऐसी हमारे संपत्ति में उन्होंने मेरे लिए, मेरे भाई के लिए, मेरे परिवार के लिए कुछ नहीं छोड़ा। सिर्फ क्या छोड़ा? प्रेम, स्नेह, दूसरे के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, बड़े आदमी के नज़दीक कैसे रहना चाहिए, बोली का वैल्यू रहना चाहिए। सुना है आपको छोड़कर बाकी सबको वो आप ही कहते थे। हाँ, कहते थे। हाँ, गाली उनसे कभी नहीं हमने सुनी। उन्होंने, मैं नहीं पढ़ा तो उन्होंने कभी मुझको पीटा नहीं, मारा नहीं, लेकिन कभी कभी गुस्सा में कि तुमको पढ़ना चाहिए, तुम नहीं पढ़े, तुम ये हो वो हो। जननायक कर्पूरी ठाकुर की, आपके पिताश्री की कौन सी बात ऐसी है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है इस उम्र में भी? मैं उनसे 2 बातें सीखी, मैं आपको शेयर करता हूँ। सत्य बोलना, सत्य। सार्वजनिक जीवन में लोग वकील के मार्फत थाने में जाते थे, वहाँ उनको न्याय नहीं मिलता था। न्यायालय में जाते थे, अगर वहाँ उनको न्याय नहीं मिलता था तो संसद या विधानसभा में या विधान परिषद में क्वेश्चन के मार्फत सत्य को कहवाते थे और उसमें वो सफलता पाते थे, जीत भी जाते थे। जीत जाते थे, क्षण के बात आ जाती थी। इसलिए सार्वजनिक जीवन में जीने वाले आदमी को बराबर सत्य बोलना चाहिए, बोली का वैल्यू होना चाहिए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे और बच्ची के लिए किसी आदमी के यहाँ जा रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि मुझको एक बच्ची है, बालिका है, मैं आपके लड़के पर आया हूँ आपसे निवेदन करने की कि आप लड़के। तो लड़का वाला आपको देखेगा, आपका चेहरा देखेगा, आपका बोली देखेगा और उस पर बैंक अकाउंट भी देखेगा। 50 वर्ष पहले की बात है, देखेगा कि इस आदमी में बोली का महत्व है कि नहीं, इसमें सत्यता है कि नहीं, ये जो कह रहा है इसकी बातों में सत्यता है कि नहीं। इसलिए एक बात मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से सीखा
कि सत्य बोलना, सार्वजनिक जीवन में झूठ एश्योरेंस मत करना, उससे तुम्हारी मान्यता खत्म होगी, तुम्हारे ऊपर लोग विश्वास। और उन्होंने वो किससे सीखा होगा? क्या गांधी जी से, जयप्रकाश जी से, वो लोहिया जी से? उनका स्वाभाविक था कि सत्य बोलना निश्चित Inbuilt रूप से। था। हाँ, भीतर से हमारे पिताजी की स्थिति आप आदरणीय श्रेष्ठ साहब नहीं समझते किस गरीबी में उन्होंने अपना जीवन बिताया होगा। तो आप अपनी गरीबी को देखते हुए अपने पिताजी, अपने दादाजी को याद कीजिए कि वो किस परिस्थिति में, किस गरीबी में आगे बढ़े होंगे और हमको रास्ता पर लाने का कोशिश किए होंगे। उस गरीबी में कई बार बच्चों की जिद होती हैं, कई बार बच्चों की शिकायत होती हैं, कई बार वो इच्छाओं में व्यक्त होती हैं। कभी आपकी शिकायत, इच्छा? न मैं, न मेरे पूज्य दादाजी, न पूज्य चाचा जी, न मेरी माँ, न मेरी दादी कभी मेरे पिताजी को किसी चीज़ के, न मैं किसी चीज़ के लिए उनको कहा हो कि मुझको ये चीज़ चाहिए। आपको मैं एक स्मरण दिलाना चाहता हूँ। आप लोगों ने उन्हें जो है खुला रास्ता दिया। मैं 8वें क्लास में, पहले मई जून में एग्ज़ाम होते थे, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, अर्धवार्षिक परीक्षा होती थी। मैं उस रोज़ अर्धवार्षिक परीक्षा तक मेरे पास चप्पल नहीं थे। घड़ी की बात तो छोड़ दीजिए, चप्पल नहीं थे। 8वें के अर्धवार्षिक परीक्षा थे, चप्पल नहीं थे। जब मैं स्कूल जा रहा था, और पिताश्री जो हैं बिहार की राजनीति में उस समय थे एमएलए थे, लेकिन उन्होंने मुझको कभी किसी चीज़ के लिए आदत बदलने के लिए नहीं कहा। ये उनका ध्येय था कि गरीबी ये सहे, तब अपने परिवार को एक देख पाएगा, तब समाज को देख पाएगा। माता जी ने भी कभी शिकायत नहीं की? कोई शिकायत नहीं की, कभी कोई शिकायत नहीं। और मैं जो राजनीति में आया तो उनके सेवा करता रहा। सेवा के चलते मुझको पार्टी ने 88 में मुझको एमएलसी का टिकट दिया। परिवार और सरकार के बीच में इतनी दूरी बनाने का जो संस्कार है वो कहाँ से आया होगा और वो कैसे कर लेते थे उसको? हमको लगता है कि या तो उनको भगवान साथ देते होंगे, और नहीं तो किसी महान पुरुष की शिक्षा उन्होंने ली होगी अपने प्रोफेसर से, अपने शिक्षक से, उनके द्वारा जो वो अर्जित किए होंगे वो। आम तौर पर होता यह है कि परिवार को कमज़ोर देखकर आदमी टूट जाता है और फिसल भी जाता है, जो स्वाभाविक है। लेकिन कर्पूरी जी का राजनीतिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन जब पढ़ा जाता है तो यही तो एक सबसे बड़ी बात है कि वो कभी फिसल नहीं पा रहे थे। कभी फिसले नहीं, कभी टूटे नहीं। अपनी ईमानदारी पर, अपनी बोली पर, अपनी हिम्मत पर, अपनी कर्मठता पर वो अड़े रहे। और सत्ता उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। वो तो टोटल मिलाकर 2.5 बरस तक वो उप मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री 2 बार रहे, और आजीवन विधायक रहे। आजीवन विधायक रहे। जब आप राजनीति में आ रहे थे तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? वो नहीं पसंद करते थे कि राजनीति में क्यों। लेकिन आपकी रुचि थी? हमारी रुचि थी। हम उनसे कट करके रहते थे कि हम सामने नहीं हो जो है। और शादी के बाद, उनके 16 वर्ष के बाद मेरा जो जन्म हुआ तो दादा, दादी, माँ, फुआ सब हमको हथेली पर रखा, हथेली पर। मैं उस चीज़ को याद करता हूँ तो आज भी मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ कि इस गरीबी में मेरे जैसे आदमी को पाला पोसा। बाबूजी का कुछ नहीं उसमें हिस्सा, बाबूजी का नहीं, वो परिवार के लोग, दादा दादी। मेरी छोटी बहन की शादी हुई
दादा दादी की कृपा से। हाँ, वो सिर्फ शादी के एक रोज पहले रात में पहुंचे। वो तो परिवार में रहकर भी परिवार के नहीं थे। वो समाज के थे। कुछ ऐसे नेता जो आपके आदर्श रहे हों, उनमें पिताश्री का नंबर कहाँ है और वो नेता कौन कौन है? पिताश्री के चलते तो उनका नंबर 1 है, लेकिन मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों से बहुत प्रभावित हुआ। गांधी की बातों को से मैं प्रभावित हुआ हूँ। आचार्य विनोबा भावे से भी मैं प्रभावित हुआ। नाथ पै के SM जोशी जी के विचारों से मैं प्रभावित। मैंने समाजवादी विचारधाराओं से, गरीब के प्रति स्नेह रखने वालों के प्रति मैं आभारी हूँ। और जो अभी की राजनीति है, गरीब आगे बढ़े, गरीब को उन्नति मिले। और माफ़ कीजिएगा, जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो 10 नवंबर 1978 का आरक्षण बना था, और उस आरक्षण में उन्होंने सबका ख्याल रखा। हाँ, 12/8/33। तो उसमें सब समाहित थे। सवर्णों को भी दे दिया, गरीब सवर्णों को भी दे दिया, 100% दे दिया। तो मैं, और वो शायद भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसा पहला प्रयोग था जब गरीबी के आधार पर भी उन्होंने आरक्षण दिया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को मैं 3 रूपों में देखता हूँ। पहला रूप में देखता हूँ ब्रह्मा के रूप में, जो सर्जन करते हैं। तो वो समाजवादी आंदोलन के कार्यकर्ताओं को उभारने का काम किया, लाने का काम किया, समाजवादी आंदोलन में जोड़ने का काम किया। दूसरा रूप में देखता हूँ शंकर के रूप में, दयावान होना, गरीबी के प्रति सहनशीलता होना, सहज भाव से व्यवहार करना, उनको दुखों को समझना और उनके लिए न्याय का रास्ता खोजना। तो मैं इसको शंकर के रूप में मानता हूँ। और तीसरा रूप में देखता हूँ कृष्ण के रूप में, कि अगर उनको कोई आंख दिखाता है, उनके प्रति कोई गुस्सा जाहिर करता है, तो कृष्ण ने क्या कहा था? कृष्ण गए थे दुर्योधन के पास और दुर्योधन ने पूछा, कहो कृष्ण तुम कहाँ आए हो, किस लिए आए हो, क्या कहने आए हो? तो कृष्ण ने कहा था, बहुत निवेदन के साथ आया हूँ, बहुत आरजू के साथ आया हूँ, बहुत प्रार्थना के साथ आया हूँ आपसे एक भीख मांगने, कि सुना है कि महाभारत होने वाला है जिसमें मानव मारे जाएंगे, हथियार बर्बाद हो जाएंगे और पैसे की बर्बादी हो जाएगी, पैसे बहुत खर्च हो गए। ये तीनों चीज़ को बचाने के लिए आप पांडवों को जमीन 5 गांव दे दें, जिससे जो मांग है उसकी। तो दुर्योधन ने क्या कहा था कृष्ण को? कहा कि सुई की नोक बराबर। हाँ, नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? वही जो मैंने कहा। तो कहा, दुर्योधन ने कहा, शुचि अग्रे न दातव्य बिना युद्धे न केशवा। मैं सुई की नोक की बराबर उसे जगह नहीं दूंगा। तो कृष्ण ने कहा था, बड़ी उम्मीद के साथ आए थे, बहुत आरजू के साथ आए थे कि ये मानव नहीं मरेंगे, हथियार बर्बाद नहीं होंगे, अर्थ की बर्बादी नहीं होगी, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ युद्ध का निमंत्रण दे करके। और कहा था कि लो मैं अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन या कि मरण होगा। यही इस रूप को मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को कृष्ण के रूप में मैं मानता हूँ। कभी उन्होंने ऐसा संकल्प लिया हो जिस संकल्प को उन्होंने रण की तरह लिया? संकल्प लिया तो 1952 से 1988 तक कैसे जीतते रहे,
कैसे लोगों से लोहा लेते रहे, ज़मीन की बंटवारे के लिए, आरक्षण लागू करने के लिए, शिक्षा नीति में सुधार शिक्षा के लिए। नीति में अंग्रेजी हटाने के लिए, अंग्रेजी को उन्होंने हटाया। हाँ, अंग्रेजी को उन्होंने हटाया। तो ये बिना हिम्मत का हो जाएगा? गरीब के दिल में हिम्मत होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। और जिस आदमी में जीवत नहीं है वो आदमी नहीं है। जो संघर्ष नहीं सहा, गरीबी नहीं देखा, वो आदमी नहीं है। पब्लिक डोमेन में जननायक कर्पूरी ठाकुर को लेकर जो बातें हैं वो बातें आपसे भी छिपी नहीं हैं, लेकिन कोई ऐसी बात जो डोमेन में नहीं है लेकिन आपको पता है, अगर आप साझा करना चाहें तो। एक घटना हम आपको बताते हैं। मैं 6ठे वर्ग का विद्यार्थी रहा होऊंगा। तो ठाकुर जी समस्तीपुर में गरीब के लिए अनशन किए थे। अनशन किए थे तो हमारी दादी और हमारे दादाजी 8 रोज़ों का अनशन था। पितौजिया स्टेशन से पैदल चले थे रेल के मार्फत। तो अब रोड से तन ज़्यादा बुझा जाता है, आप लाइन के किनारे किनारे चलिएगा तो थोड़ा अधिक होता। रामानंद तिवारी, स्वर्गीय रामानंद तिवारी जी ने उनका अनशन तोड़वाया था। तो रामानंद तिवारी जी ने कहा था कि कर्पूरी जी आप चलिए पटना, वहीं थोड़ा स्वास्थ्य लाभ कीजिए। तो हमारी दादी जी ने स्वर्गीय रामानंद तिवारी जी को कहा कि बुआ, हम माँ हैं, हमारा बेटा टूट गया है अनशन से, दुबला हो गया है, पतला हो गया है, कमज़ोर हो गया। हम जो सेवा करेंगे इसको, हम जो देखेंगे, हम जो खिलाएंगे पिलाएंगे, पटना वाले नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। और समझता हूँ मैं। रिक्शा पर बैठा है हमारी दादी, नीचे बैठी, हमारे दादा 15 रोज में हमारी बात स्वस्थ। बहुत बहुत शुक्रिया रामनाथ ठाकुर जी। निज जीवन से देश बड़ा होता है, जब हम मिटते हैं तब देश खड़ा होता है। और जाहिर तौर पर अगर किसी का पिता जननायक कर्पूरी ठाकुर है तो ऐसे पुत्र को उन पर गर्व करना बनता भी है, गर्व करना चाहिए भी। इसी के साथ संवाद में मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।